फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने रेयॉन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक एग्जाम में बनते हैं सभी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नायलॉन। नायलॉन भी एग्जाम पर्पज से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में। तो इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसका नोट्स साथ में बनाते चलिएगा, तो आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिलेगी। नायलॉन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नायलॉन दे देगा कि नायलॉन कैसा रेशा है, तो हम बताएंगे नायलॉन जादुई रेशा है, यह एक संश्लेषित रेशा है, इसको मैजिक फाइबर के भी नाम। तो इस तरह से नायलॉन के नाम के प्रकार पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नायलॉन जो है वो अपने आप में एक बहुत ही एक उत्कृष्ट तंतु है, जिसका प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई तोड़ नहीं है। इसका रेशा मतलब कि जितने भी रेशे हैं हमारे, रेशम हुआ, कपास हुआ, लीलन हुआ, इन सभी रेशों से भी आगे नायलॉन को रखा जाता है। तो इस तरह से यह एक संश्लेषित रेशा भी के रूप में भी जाना जाता है, और इसे मैजिक फाइबर यानी कि जादुई रेशा भी कहते हैं, क्योंकि इसके रख रखाव और इसका जो लचीलापन है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें काफ़ी सुगम्यता होती है। और वॉश एंड वियर यानी कि धो और पहनो, यानी कि ये जो नायलॉन का वस्त्र होता है वो इतना हल्का होता है कि उसको अभी धोया नहीं कि सूख जाता, मतलब हवा के संपर्क में आने पे वो तुरंत सूख भी जाता है और उसको आसानी से पहना जा सकता है। तो इसलिए इसे वॉश एंड वियर के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक थर्मोप्लास्टिक रेशा के नाम से भी जाना जाता है, जीवन सुगम्य रेशा के नाम से भी जाना जाता है, और आर्टिफिशियल फाइबर एंड ट्रेवलिंग फाइबर के नाम से भी नायलॉन को जाना जाता है। ट्रेवलिंग फाइबर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो रेशा है इतना हल्का और सुगम्य है कि अभी मान लीजिए कि हम लोग इसके बने वस्त्र पहन के जा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी तरह से पानी गिर गया या फिर बरसात में भीग गया, तो ये नहीं कि वो लंबे टाइम तक 1 घंटा 2 घंटा सूखेगा, नहीं। अगर जैसे वो हवा के संपर्क में 5 से 10 मिनट के अंतर्गत आएगा तुरंत सूख जाएगा। तो इसलिए यह ट्रेवलिंग फाइबर के रूप में भी माना जाता है कि ये बहुत ही आसानी से इसका रख रखाव किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से इसको धुला जा सकता है, सुखाया जा सकता है, इस्त्री की जा सकती है, और इसके दाग धब्बे भी आसानी से छूट जाते हैं। इसलिए इसको हम लोग जीवन सुगम्य फाइबर के नाम से भी जानते हैं। और आर्टिफिशियल फाइबर क्योंकि ये संश्लेषित रेशा है, और इस पे जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो नायलॉन के तंतु होते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया से संश्लेषित कर करके बनाया गया होता है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। और यह एक विशेष तापमान पे मतलब कि नायलॉन के जो तंतु है इसको एक विशेष तापमान पर आकृति एवं आकार में स्थिर कर दिया जाता है। तो इस जो नायलॉन का तंतु है उसका निर्माण किया जाता है एक निश्चित तापमान पर। इनकी आकृति होती है एवं आकार होता है, इनको स्थिर करने के लिए एक विशेष तापमान का प्रयोग किया जाता है, और यह रासायनिक विधि द्वारा संश्लेषित किया गया रेशा है। तो हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि जो नायलॉन है इसको किस किस नाम से जानते हैं। तो संश्लेषित रेशा, मैजिक फाइबर, जादुई रेशा, वॉश एंड वियर, थर्मोप्लास्टिक, जीवन सुगम्य, आर्टिफिशियल फाइबर, ट्रेवलिंग फाइबर के नाम से नायलॉन को जाना जाता है। यह आज के टाइम में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ श्रेणी का वस्त्र माना जाता है नायलॉन का, क्योंकि इसके रख रखाव में बहुत ही आसानी होती है, और आसानी के साथ इसको पहना भी जा सकता है, धुला भी जा सकता है, और ये काफ़ी हल्के एवं लचीले होते हैं, मुलायम होते हैं, और सभी तंतुओं में ये श्रेष्ठ माने जाते हैं अपने गुणवत्ता के कारण। तो नायलॉन शब्द एक विशिष्ट शब्द है जो कि संबंधित रासायनिक यौगिकों के समूह के लिए दिया गया है। जो नायलॉन शब्द है वो एक विशिष्ट शब्द है जो कि रासायनिक समूह के लिए ये दिया गया है, क्योंकि मतलब जिससे यह निर्मित होता है यह एक पॉलीमाइड के नाम से वर्गीकृत किया गया है। यानी कि नायलॉन को
पॉलीमाइड के नाम से वर्गीकृत किया गया है और यह एक रासायनिक यौगिकों का समूह है। ओके, फेडरल ट्रेड कमीशन की परिभाषा के अनुसार जो नायलॉन है, मतलब कि नायलॉन का वैसे तो कोई अपना ट्रेड नहीं है, यह भी अन्य तंतुओं के ही हिसाब से, जैसे कि जो हमारा कॉटन था, सिल्क था और रेयन है और लीलन है, ठीक उसी प्रकार से यह भी फेडरल ट्रेड कमीशन की परिभाषा के अनुसार नायलॉन एक लंबी श्रृंखला वाला संश्लेषित पॉलीमाइड है जिसमें 85% से कम अमाइड की श्रृंखला और 2 एमोरेटिक रिंग से जुड़ी रहती है। यानी कि इसको जो ये संश्लेषित करके बनाया गया रहता है, इसमें 85% से कम अमाइड की श्रृंखला होती है और 2 एरोमेटिक रिंग इसमें जुड़ी हुई होती है, जिसके द्वारा इसका निर्माण होता है। इसलिए इसे पॉलीमाइड रेशा भी कहा जाता है। पॉलीमाइड के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया जाता है और यह संश्लेषित रेशे के रूप में जाना जाता है। ओके, क्लियर है। हम देखेंगे नायलॉन का इतिहास। जो नायलॉन है, इसका खोज का जो श्रेय है वो E.I. ड्यूपॉन्ट न्यूमेरस एंड कॉर्पोरेशन के वैज्ञानिक डॉक्टर वेलेस H. कैरोथर्स को और उनके साथियों को जाता है। ठीक है, यानी कि जो नायलॉन है, इसका जो खोज है वो E.I. ड्यूपॉन्ट न्यूमेरस एंड कॉर्पोरेशन के जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर कैरोथर्स और उनके साथी उनको जाता है। डॉक्टर जो ड्यूपॉन्ट से इन्होंने 1928 में एक लंबे समय तक, मतलब कि इस पे खोज किया, रिसर्च किया। उसके बाद इस तंतु का मतलब खोज हुआ। जाहिर सी बात है, जिस तरह से हम लोगों ने रेयन को देखा था, एक लंबे खोज के बाद जो रेयन है उसका तंतु का निर्माण किया गया। ठीक उसी तरह से नायलॉन के तंतु का भी लंबे समय तक रिसर्च किया गया, शोध किया गया। उसके बाद इस तंतु का निर्माण किया गया, इस तंतु की खोज की गई। तो ड्यूपॉन्ट 1928 में एक लंबी अवधि के बाद, यानी कि बहुत ही लंबे खोजबीन रिसर्च के बाद एक तंतु का खोज किया, जिसको हम लोग नायलॉन के नाम से जानते हैं। और चूंकि डॉक्टर जो कैरोथर्स थे वो भी इसी के हिस्सा थे, तो वो पॉलीमराइजेशन की क्रिया को बहुत ही अच्छे से समझते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो पॉलीमर था उसको पिघलाया और देखा कि एक रॉल के समान, स्पष्ट और भारी रॉल के समान दिखाई दे रही है, जो कि बिल्कुल रेशम के समान चमकदार लचीलापन तंतु के रूप में था। तो इस तरह से डॉक्टर कैरोथर्स को इनके जनक के रूप में माना जाता है और इन्हीं को इनका पिता, इनका जनक कहा जाने लगा। और इन्होंने सफल रूप से नायलॉन की खोज कर डाली। इस जो पॉलीमर था उसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पिघला करके देखा कि एक स्पष्ट और भारी रॉल दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल रेशम के समान चमकदार था और बहुत ही लचीला था, बहुत ही सुंदर तंतु के रूप में निर्माण हुआ। तो इस तरह से नायलॉन का खोज किया गया और डॉक्टर कैरोथर्स को ही हम लोग नायलॉन का जनक माना जाता है, मानते हैं। इस तरह से पॉलीअमाइड पर कई वर्षों तक रिसर्च चलता रहा और फरवरी 1935 में हेक्सामिथाइलिन, डाइमीन और एपिडिक एसिड के तंतु बनाया गया। यानी कि कई वर्षों तक निरंतर रिसर्च करने के बाद फरवरी 1935 में हेक्सामिथाइलिन, डाइमीन और एपिडिक एसिड से एक तंतु का निर्माण किया गया। इस पॉलीमर को 6,6 नाम दिया गया। जो 1935 में हेक्सामिथाइलिन, डाइमीन और एपिडिक एसिड से जो तंतु निर्माण किया गया उसका नाम पॉलीमर 6,6 रखा गया, क्योंकि ये जो था वो दोनों, यानी कि हेक्सामिथाइलिन, डाइमीन और एपिडिक एसिड के परमाणु का 6 जो 6 अणु थे कार्बन के थे। मतलब कि हेक्सामिथाइलिन और डाइमीन एपिडिक एसिड के
जो दोनों के बराबर यानी कि 6 कार्बन के अणु दोनों में सम्मिलित थे, तो इस प्रकार से इसे पॉलीमर 6 नाम दिया गया और यह तंतु जो था वो काफ़ी उत्तम श्रेणी का था। बाद में इसी का नाम नायलॉन 6 रख दिया गया। जो ये पॉलीमर था हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एपिडिक से मिलकर के बना था और इसमें 6 अणु यानी कि पॉलीमर के 6 जो इसको कहा गया और इसमें रासायनिक यौगिकों के परमाणु जो थे उसमें कार्बन के 6 अणु दोनों में विद्यमान थे, तो इसलिए इसको नायलॉन 6 के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो जो नायलॉन है इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन लेने में आसानी हो इसलिए इसका नाम नायलॉन रख दिया गया। इस जो ये पॉलीमर था इसका नाम नायलॉन रख दिया गया। नायलॉन का वैसे तो कोई शाब्दिक अर्थ नहीं था, किंतु इसको आसानी से लिया जा सके इसका नाम, इसलिए इसका नाम नायलॉन रखा गया। और यह सामान्य लोगों तक इसकी खोज का जो प्रचार था वो 1938 में शुरू हो गया, यानी कि 1938 में ये आम लोगों तक नायलॉन का जो वस्त्र था वो जाने लगा था। नायलॉन का जो संगठन है वो भी प्रोटीन के ही समान है, इसलिए इसके अंदर कुछ जो विशेषताएं थी वो ऊन और रेशम के समान थी। 15 मई 1940 में नायलॉन के बने होजरी के वस्त्र पूरे देश भर में बेचे जाने लगे थे, यानी कि 1938 में इसको खोजा जाने लगा था लोगों के द्वारा और 15 मई 1940 तक इसका पूरे देश में व्यापार होने लगा और होजरी के जो वस्त्र थे वो बिकने लगे थे, खरीदने लगे थे लोग। और बाद में फिर इसी प्रकार के अन्य वस्त्रों का भी निर्माण किया जाने लगा नायलॉन के बने तंतु से अन्य प्रकार के भी वस्त्र, लेकिन पहले होजरी के ही वस्त्र बनाए गए और वो पूरे देश में 15 मई 1940 में बेचे जाने लगे थे। चूँकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करेंगे संक्षेप में। नायलॉन एक पॉलीमर रेशा है। यह अणुओं को एक श्रृंखलाबद्ध रूप में एकत्र करके तैयार किया जाता है। ओके, जो नायलॉन है ये एक पॉलीमर रेशा है और इसको एक श्रृंखलाबद्ध रूप में इसके अणुओं को तैयार किया जाता है। 1935 में ये जो रेशा बनकर तैयार हुआ था वो पॉलीमर 6 था, यानी कि 1935 में ये जो रेशा बन के तैयार हुआ उसको पॉलीमर 6 नाम दिया गया था। फिर 1938 में पॉलीमर का नाम बदल करके नायलॉन रख दिया गया। यह हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एपिडिक एसिड के यौगिक को मिलाकर के इस नायलॉन तंतु का निर्माण किया गया है। ओके, यह जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद कीजिएगा। ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, चाहे वो बिहार के हो, यूपी के हो, झारखंड के हो या फिर कोई भी। तो ये जो है क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग एक नज़र से इसको देख लीजिएगा कि नायलॉन जो है एक पॉलीमर रेशा है, इसको श्रृंखलाबद्ध, इसके जो अणु होते हैं श्रृंखलाबद्ध रूप में एकत्र करके तैयार किए जाते हैं। और इसका जो रेशा 1935 में तैयार हुआ था उसे पॉलीमर 6 कहा गया। 1938 में इसका नाम बदल के नायलॉन 6 रख दिया गया था और यह हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एपिडिक एसिड के यौगिक से मिलकर के बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नायलॉन निर्माण की विधि। चूँकि नायलॉन में भी प्रोटीन के कुछ गुण पाए जाते हैं और वो भी ऊन और रेशम के ही समान होता है, तो इसलिए यह इसमें भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व कार्बन को नियंत्रित करके एक निश्चित अनुपात दे करके इसकी संरचना होती है, इसको बनाया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। तो इस तरह से जो हम लोग इसको एक संकेतांक वाला रूप देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने साइंस में भी पढ़ा है, हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, तो ऐसे तो इसको भी हम लोग जब सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त करते हैं तो इसको हाइड्रोजन को H, नाइट्रोजन को N
ऑक्सीजन को और कार्बन को सी शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो नायलॉन बनाने का जो मुख्य, चूंकि हम लोग नायलॉन 6 की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग इसके बनाने की जो विधि है उसको जानेंगे। तो इसको जो नायलॉन है इसको बनाने की मुख्य 4 अवस्थाएं हैं, यानी कि इनको मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं से गुजारना पड़ता है बनाने के लिए। पहला है नए पदार्थ को तैयार करना, यानी कि इन जो ये यौगिक हैं इनसे मिला करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है और उसके बाद उसको घनीभूत किया जाता है, यानी कि मिला करके एक चिप्स कह सकते हैं या फिर एक केक नुमा पदार्थ तैयार किया जाता है और फिर उसको पिघला करके एक फिलामेंट का रूप दिया जाता है, यानी कि एक धागे का रूप दिया जाता है। उसके बाद उस फिलामेंट को ठंडा करके और रेशे की बटाई की जाती है, यानी कि फिलामेंट की ठंडी बटाई की जाती है। समझ में आया? एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, इसको दोहरा लेते हैं। जो नायलॉन बनाने की विधि है, अवस्था है, वो 4 है। पहला नंबर है नए पदार्थ को तैयार करना, यानी कि एक नए जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अभिक्रिया करा करके एक पदार्थ के रूप में तैयार किया जाता है। फिर जो पॉलीमर तैयार होता है, यानी कि नए पदार्थ को तैयार करना, एक पॉलीमर को तैयार किया जाता है। फिर ये जो पॉलीमर होता है इसको घनीभूत किया जाता है, मतलब कि उसको एक केक या चिप्स का रूप दिया जाता है। फिर उस चिप्स को, जो पॉलीमर चिप्स तैयार किया गया रहता है, उसको पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद उसको फिलामेंट यानी कि रेशे का रूप दिया जाता है और फिर जब फिलामेंट का रूप दे दिया जाता है तब उस फिलामेंट का ठंडा करके उसकी बटाई की जाती है, उससे रेशे का निर्माण किया जाता है, तब जाके वो वस्त्र बुनने योग्य धागे का निर्माण होता है। तो इन 4 विधि के द्वारा हम लोग नायलॉन के रेशे को तैयार करते हैं।